बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरजाना सिद्दीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है। पाकिस्तान के बेशुमार अनगिनत मसाइल जो आम आवाम से जुड़े हैं, जिनको बेरहमी से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारी है उन तमाम मसाइल पर नज़र और हम उठाएंगे उन पर आवाज़ और निकालेंगे मसाइल का हल। हम बने हैं आवाम की आवाज़ और उनकी आवाज़ पहुँचाएंगे इक़्तिदार के ऐवानों तक। हमारे प्रोग्राम में होती है बात अवामी मसाइल और उन मसाइल के हल पर। अहवाल बताएंगे हम आपको प्रोग्राम खबर क्या है में, क्योंकि यह है आपका अपना प्रोग्राम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर मुगीरी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ कराची स्टूडियो से, नुमाइंदा खुसूसी फ़हीम अख्तर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे, जाहिद खोखर नुमाइंदा कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंध की, जहाँ पर इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी का आइंदा माह पेश किया जाने वाला बजट मुसलसल 16वां बजट होगा। सेहत के हवाले से हर साल बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अवाम की सेहत के लिए कितने संजीदा इक़दाम कर रही है, इसका अंदाज़ा इस बात से करें कि रवां माली साल 2023 और 24 के बजट में 30 से ज़ायद ऐसी स्कीमें हैं जिन्हें शुरू किए 10 साल से ज़ायद का अरसा हुआ है, लेकिन वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है, जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मंसूर मुगीरी से। जी मंसूर, सबसे पहले अंदर की खबर बताइए हमें। देखिए मिस फरजाना, जैसे आपने कहा कि जो सिंध हुकूमत है पीपल्स पार्टी के पास है और पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है वो 16वां बजट पेश करने जाएगी आइंदा जून के 10-12 तारीख को। तो ये साल इख्तिताम पजीर होने को है। हम अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं, ये बजट बुक है 2023-24 का। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हेल्थ का शोबा है, जिसके लिए बड़े ऐलानात किए गए थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रकम रखी है, बहुत ज़्यादा स्कीमें रखी है, लेकिन हालत ये है कि कई ऐसी स्कीमें जो 12, 13, 14 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। मिसाल के तौर पर कोई मेडिकल कॉलेजेस हैं जो पूरे सिंध में 6 बनने थे, 6 मेडिकल कॉलेजेस का इस वजह से इन्होंने बनाना शुरू किया ताकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो ज़्यादा से ज़्यादा फीसेस लेते हैं, 40-50 लाख रुपए पर साल का लेते हैं, जो गरीब लोगों के लिए बच्चों को डॉक्टर बनाना बड़ा मुश्किल था। तो कराची में 2 कॉलेज हैं, एक हैदराबाद है, मीरपुर खास है, सक्खर है, खैरपुर है। 12 सालों से वो कॉलेज अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके और मुसलसल बजट बुक में वो चल रहे हैं, और जिस वजह से एक तो उनकी कास्ट डबल होती जा रही है और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक निजी कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ रहा है और 40-50 लाख रुपए फी साल का भरने पर मजबूर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फिला है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए कि 12-12, 13-13 सालों से ये मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पा रहे। और तो और जो पीपल्स पार्टी के कायदीन का शहर है, जहाँ पर जो पूरे कायदीन हैं वो दफन है, गड़ी खुदा बख्श में आबाई कब्रिस्तान है, वहाँ पर 50 बेडेड हॉस्पिटल का बुनियाद रखा गया 8 साल पहले। मैं आपको दिखाऊं, अपने नाज़रीन को दिखा सकता हूं कि ये पेपर है जिसमें बताया है कि 8 साल हो गए इसको, इस स्कीम को, और इसमें पैसे खर्च आने थे कुल सिर्फ 6 करोड़ रुपए। 8 साल हो गए, 6 करोड़ में वो अस्पताल मुकम्मल नहीं हो पा रही है। सिर्फ 6 करोड़ लगने थे। इस साल भी जो है 2 करोड़ 30 लाख रुपए रखे गए। हैरानगी की बात है कि जहाँ पर आपकी कायदीन दफन है, वहाँ पर साल में 2-3 बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर इमरजेंसी हो सकता है, आप उस हॉस्पिटल को इतना नज़रअंदाज करें। और तो और जरदारी साहब का आबाई ज़िला है नवाब शाह, और जो हमारे डिप्टी स्पीकर है मौजूदा कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफा शाह, उनका हल्का है दौलतपुर। मेन नेशनल हाईवे पे दौलतपुर पे एक्सीडेंट के लिए इमरजेंसी सेंटर बनाना था, 2011-12 की स्कीम है, वो भी अभी तक बन नहीं पा रही है। उसमें भी मुसलसल बजट बुक में चला रहे हैं। एक और मैं दिखा सकता हूँ अपने नाजरीन को कि ये जरदारी साहब के बहुत क्लोज है अली हसन जरदारी साहब, जो इस वक्त वजीर जेल खाना जात और वर्क सर्विसेज के है, कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में घोड़ाबाड़ी में एक मैटरनिटी होम बनाना है जिसमें 20 मिलियन, सिर्फ 2 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ बस। और ये स्कीम है 2011-12 की, मतलब 12 साल से ज्यादा अरसा हो गए, 2 करोड़ रुपए की मैटरनिटी होम बना नहीं पा रहे हैं। आप देखें कि सेहत के शोबे में छोटी रकम है मंसूर, ये तो बजट बुक में भी हमारी इतलात के मुताबिक बजट बुक में बाकायदा इसका बजट दिखाई देता है, तो फिर ये बजट जाता कहाँ पर है? इतनी मामूली सी रकम और जो वो इन्वेस्ट नहीं की जा रही।
देखिए यही बहुत बड़ा अलमिया है कि पैसे मिसाल के तौर पर कि 6 करोड़ में ये पैसे रखते हैं, 6 करोड़ की स्कीम है तो 50 लाख रुपए रख रहे हैं, 70 लाख रुपए रख रहे हैं और उसको मुसलसल चलाते आ रहे हैं। फिर 2-3 सालों के बाद उसकी कास्ट बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है, फिर रिवाइज पीसी बनाते हैं, रिवाइज बना के स्कीम को डबल पे लेके जाते हैं, जिसमें फ़ायदा किसका है आप सोच लें। एक इंजीनियरों का फ़ायदा है, ठेकेदारों का फ़ायदा है, आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं। इवन गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट का तो लॉस है। तो सिंध गवर्नमेंट को, बिलावल साहब को खुसूसी तौर पर सेहत के शोबे में तवज्जो देनी चाहिए। और मज़े की बात ये मैं अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि उसकी फूफी, बिलावल साहब की फूफी और जरदारी साहब की बहन जो है अजरा फजल पेचू हो, वो वज़ीर सेहत है। पिछले पूरे 5 सालों में वो वज़ीर सेहत रही, अब दोबारा वज़ीर सेहत है। जबकि उसके मियाँ जो हैं फजुल्ला पेचू साहब वो सेक्रेटरी सेहत रहे हैं, तो 3-4 साल वो रहे, तो मजमूई तौर 8-9 साल इनके पास रहा है हेल्थ का शोबा, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से तो मंसूर हर बार ये कहा जाता है कि हम तालीम को प्रायोरिटी देंगे, हम जो है सेहत को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन प्रायोरिटी हमें नज़र कहीं नहीं आती है। हुकूमत के सेहत के हवाले से डिफाइंड गोल्स आखिर हैं क्या? देखें ये बड़ी बदकिस्मती है कि सेहत और तालीम के मामले में ये कहते हैं और हर साल अच्छी खासी बजट रख भी रहे हैं, लेकिन पैसे थोड़े थोड़े रिलीज करते हैं, देते नहीं हैं, जिस वजह से इनकी तरजीहात ज़्यादातर इरीगेशन पे है। इरीगेशन वर्क सर्विस में तरजीह ज़्यादा है। और वहाँ पर मामलात में किसी और प्रोग्राम में बताऊँगा, वहाँ की भी बड़ी स्टोरीज़ हैं, तो वो मैं बताऊँगा। इस सेहत के शोबे में ट्रामा सेंटर बनने थे पूरे सिंध में, वो भी कई अजला में ट्रामा सेंटर नहीं बन पा रहे। तो सेहत का शोबा बहुत बुरे हालात में है। यहाँ तक आप देखें कि जो इनके ज़िले हॉस्पिटल्स हैं अब वो एनजीओ को देना शुरू कर दिया है। बदीन का हॉस्पिटल दे दिया है और अजला का हॉस्पिटल दे दिया है। पीपीएचआई जो छोटे बीएचयू से, वहाँ पर एक अफसर को उन्होंने लगा दिया, 10-12 साल रहा, उन्होंने पीपीएचआई खड़ा कर दिया। उसके बाद जो है इनके पास कोई तालके में, कोई ज़िले में कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है कि हॉस्पिटल जो आप बना रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल डीएचक्यूज टीएचक्यूज, तो वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे। वहाँ का इंतजाम इतना बुरा है, लोगों को अद्वियात नहीं मिल पा रहे। लेकिन मंसूर एक तरफ तो जो सिंध हुकूमत है वो निज़ाम सेहत के हवाले से जो है वो बड़े दावे करती दिखाई देती है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, फिर वो दावे कहाँ चले जाते हैं? देखिए दावे करना बहुत आसान है, ये बजट बुक इनका अपना है, इसमें सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को कोई है तो आके मुझे बता दे, कोई बताने के लिए भी तैयार ना है। वो कह रहे हैं कि हर एक कह रहे हैं कि हाँ हम क्या करें, अफसरान की लापरवाही है, अफसरान की कोताही है, अफसरान पे ये छोड़ देते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि चीफ मिनिस्टर को खुद को नोटिस लेना चाहिए, इवन बिलावल साहब को नोटिस लेना चाहिए। अपनी फूफी से पूछे जो वजीर सेहत है, 5 साल अभी दोबारा बनी है, उनसे पूछे कि ये स्कीमें क्यों चल रही है। 10-12 सालों से आप कितने साल चलाएंगे? क्या 40-50 साल छोटे कामों के लिए 6 करोड़ की नहीं पूछ सकते? हाँ ये बात तो सही है, बिल्कुल नहीं पूछ सकते फूफी ने। तो फिर आखिर सेहत के शोबे में इतनी गैर संजीदगी क्यों दिखाई जा रही है? कौन होगा संजीदा इस हवाले से? मुझे तो लग नहीं रहा है। और मुराद शाह साहब का मैंने देखा है कि वो इस मामले में काफ़ी स्टैंड लेते हैं, लेकिन इस तरफ वो भी नहीं पूछते, क्योंकि वहाँ इस तरफ जाते हुए उसके भी पर जल जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो ये समझ रहे हो कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, अजरा फजल पेचो साहिबा कर रही हैं, लेकिन आप देखें ना बजट बुक में मुसलसल चल रहे हैं। तो मुराद शाह को के पास भी मैं समझता हूँ कि हेल्थ के साइड पे जो है वो इतना स्पेस नहीं है कि इनसे पूछगछ करे। अगर वजीर सेहत से नहीं पूछते हैं तो अफसरान से पूछे, सेक्रेटरी से पूछे, जो इनके डायरेक्टर्स हैं, जो इनके पीडीएस हैं, उनसे पूछे। उनकी खिंचाई करनी चाहिए कि क्या वजह है कि सरकार के पैसे जो है ना आए हर साल बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को रिलीफ भी नहीं मिल रहा है। आप कितना साल आखिर इन स्कीमों को चलाएंगे? मंसूर अगर देखें तो 18वीं तरमीम के बाद भी ये कहा जा रहा था कि सेहत के हवाले से बहुत जो है वो काम किया जाएगा, तो उसके बाद सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ है या हम इसको अबतर ही समझें? देखिए मैं बिल्कुल इसमें हूँ, 18वीं तरमीम के बाद होना चाहिए था। जैसे कराची में 3 बड़े हॉस्पिटल आ गए, वहाँ काफ़ी बेहतर मुझे लग रहा है। लेकिन जो स्कीमें आप चला रहे हैं, जो सेहत के डीएचक्यू जिला हॉस्पिटल, तालका हॉस्पिटल है, उनके तो बुरे हाल है। वो आपने एनजीओ को दे दिए, एनजीओ चला रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास रिट नहीं है,
आपके पास अच्छी टीम नहीं है, जिस वजह से आप एनजीओ को देने पे मजबूर हैं। तो सेहत की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। एजुकेशन पे किसी और प्रोग्राम में मैं बता दूंगा, वहाँ पे बुरे हालात है, कोई आइडियल सूरत हाल वहाँ नहीं है। मुझे सिंध में एक ऐसी हॉस्पिटल दिखा दे जहाँ पर इनके एमपीएस, वज़रा और पार्टी के लोग जाके वहाँ पर इलाज करा रहे हो। मुझे एक बता दें कि कौन सी ऐसी हॉस्पिटल जहाँ पर ओपीडी के लिए जा रहे हो, जिसके ऑपरेशन के लिए जा रहे हो। ये तो जब बड़े वजीर और वज़ीर आला साहब दीगर होते हैं तो ये बैरून मुल्क चले जाते हैं। यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कराची में, वहाँ से इलाज करा रहे हैं, क्योंकि इनके वहाँ से असम्बली से बिल, वहाँ मेडिकल के बिल बन जाते हैं। तो मजमूई तौर होना तो ये चाहिए कि जो पीपल्स पार्टी की सरकार है, जो अवामी सरकार है, जो दावेदार है, वो खुद इन हॉस्पिटल को इतना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करे ताकि खुद जाएं, खुद लोगों को बता सकें कि देखिए हम करा रहे हैं। की जानिब से सर्विस स्ट्रक्चर बनाने का मुतालबा किया गया था, वो मुतालबा भी पूरा नहीं हुआ। देखिए डॉक्टरों की बहुत सारे मुतालबात इन्होंने पूरे भी किए हैं, लेबर किए हैं, लेकिन वही डॉक्टर जो हजरात हैं वो कंट्रोल नहीं पा रहे हैं। सियासी भर्तियाँ ज़्यादा हैं, सियासी अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है। आपके एमएस, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डीएचओ सारे एमपी एमएनए वज़रा लगा रहे। हर अजला में जो एमपी एमएनए वजीर है उनकी मर्जी का वहाँ बंदा लगता है। जब उनकी मर्जी का बंदा लगेगा तो उनसे कौन पूछेगा? ये बहुत बड़ा फिला है, बहुत बड़ा फॉल्ट है कि आप इदारों को अगर सियासत के भेद चढ़ाएंगे तो नताज यही होंगे जो आप देख रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा बेहतर है कि हेल्थ, एजुकेशन, जो विफाकी सेहत सहूलत है वो वजारत क्या काम कर रही है आखिर? वो फिर सूबों को क्यों नहीं पूछ रही है? देखिए वजारत जो सेहत है फेडरल गवर्नमेंट के, उनका तो इनसे भी बुरा हाल है। हमने देख लिया है कि इन्होंने कुछ फिर भी उन्होंने बजट अच्छा देके अच्छा किया है, लेकिन जब ये तीनों हॉस्पिटल कराची के, जिसमें जना हॉस्पिटल है, बच्चों का हॉस्पिटल है, एनआईसीवीडी है, इनके पास था तो इनके चलो इंतज़ाम ठीक है, अफसरान अच्छे थे, लेकिन बजट के मामले में, अद्वियात के मामले में, सहूलियात के मामले में फेडरल गवर्नमेंट पैसे बिल्कुल खर्च नहीं कर रही थी। इन्होंने पैसे ठीक ठाक लगाए, खर्च किए हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। जो नई चीज़ें बनाने जा रहे हैं, जो इनकी जब से सरकार है 15 साल वो वाले और 16 साल ये चल रहा है, तो इसकी में मुसलसल यही है। होना तो ये चाहिए था कि 16 साल का पीरियड बहुत ज़्यादा है। सिंध में कम अज़ कम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर इस तरह का होना चाहिए कि आइडियल होना चाहिए, क्योंकि आपको ये तो अभी नहीं कह सकते, जैसे बेनज़ीर साहिबा कहती थी कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरी हुकूमत को 2-3 सालों में ख़त्म किया जा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट। अब तो आपकी 5-5 साल 3 मुद्दतें पूरी हो गई हैं, तो आपको इस तरह से प्लान करना चाहिए ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल पाए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हेल्थ के मामले में इनकी बिल्कुल गैर संजीदगी है और सियासी मुदाखलत इतना ज़्यादा है कि आपकी सोच है। तो इस हवाले से आपने किसी ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि 10-10 साल गुजर गए हैं, स्कीमें शुरू की गई, स्कीमें मुकम्मल नहीं हुई, मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए गए, वो कॉलेजेस शुरू नहीं हुए, और इमरजेंसी सेंटर बनाने का कहा गया था, वो भी नहीं बने। जी मिस फरजाना साहिबा, मैंने वज़ीर सेहत जो हैं अज़रा फजल पेचो साहब को फ़ोन किया, मैंने मैसेज किए जो रिकॉर्ड पे है, कोई मौक़िफ़ नहीं आया इस मामले में। यहाँ जो सिंध गवर्नमेंट का ये है कि वो कहते हैं भली हम पे तनकीद करो, अब वो अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं। तनकीद हम कुछ भी करें, तनकीद क्या, हम तो उनकी निशानदेही करते हैं कामों की कि इनको ठीक करो, इससे आवाम को भला मिलेगा, आपका जो वोट बैंक है वो बेहतर होगा। जब लोगों को रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वोट बैंक तो इनका अच्छा होगा, इनका बेहतर होगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हम जब इन चीज़ों को दिखाते हैं वो समझ रहे हैं कि ये मुखालफीन हम पे तनकीद करते हैं, हालांकि हम तो निशानदेही कर रहे हैं कि भाई आपके बजट बुक में देखो, आपकी चीज़ें बेहतर करो, आवाम को रिलीफ दो। 15 साल का अरसा बहुत ज़्यादा है। 15 सालों में आप अभी तक न हेल्थ को इतना अच्छा कर सकें, जैसे मैंने मिसाल दी कि कोई ऐसी हॉस्पिटल बता दें ज़िले की, तलके की, जहाँ पर आपके एमपीए, वजीर, एमएनए, जो चीफ मिनिस्टर इवन खुद जाके वहाँ इलाज करवा रहा हो, कोई ऐसा मिसाल हमें मौजूद नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखा जाए तो हम सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि उस मुद्दे को, उस जो है खबर को हाईलाइट किया जाए ताकि उसके ऊपर कोई वर्किंग हो। बजट बुक में हमें सारा बजट दिखाई देता है लेकिन काम कोई दिखाई नहीं देता। मंसूर बजट भी जो है वो बजट बुक में दिखाई देता है, मंजूरी कौन देता है उसकी, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता।
देखिए, बिल्कुल उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है, क्योंकि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से जब स्कीमें जाती हैं तो वो अप्रूवल देते हैं। उस अप्रूवल के बाद फिर उन एग्जीक्यूशन महकमा खुद करता है। मिसाल ये हेल्थ डिपार्टमेंट है तो एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके बाद फिर महकमा प्लानिंग वाले उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, देखते हैं। लेकिन वो उनकी ऑब्जर्वेशन भी मॉनिटरिंग वाले देते रहते हैं, होता कुछ भी नहीं है। पिछले गवर्नमेंट में मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारी स्कीमों में गड़बड़ हुई, करप्शन हुआ। सियासी लोगों का एक बड़ा एक मुनज़्ज़म ग्रुप है, वो ग्रोह है। बिल्कुल, ये सेहत के शोबे को हम मंसूर अव्वलीन तरजीह करार तो देते हैं, लेकिन असर रसूख की वजह से जो है सेहत का शोबा भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ ही जाता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम सोशल इशू आपके सामने लाए हैं। वो ये है कि मुल्क में बढ़ती हुई कारोबार और मुलाजमतों के कम मौके होने की वजह से हमारे बहुत ही ज़हीन हुनरमंद नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। गुज़िश्ता 6 वर्षों में 30,49,000 माहिरीन, डॉक्टर, हुनरमंद और मजदूर बैरून मुल्क चले गए हैं। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नौजवानों को अपने मुल्क में ही मुलाजमतें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बैरून मुल्क जाना पड़ रहा है। बहुत से लोग गैर कानूनी ज़राए या फिर डंकी के जरिए बैरून मुल्क जाते हैं और पकड़े जाने के बाद डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि साल 2021 से 2023 तक 1,54,205 पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट हुए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी फ़हीम अख्तर देंगे हम। जी फ़हीम, बताइएगा अंदर की खबर क्या है? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये ख़बर से ज़्यादा ये एक नोहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का और बिलखुसूस पाकिस्तान के नौजवानों का और पाकिस्तान की मईशत का। क्योंकि जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है वो दावे तो पहले बहुत करती है कि हम रोज़गार के मौके फ़राहम करेंगे, हम इंडस्ट्री लगा देंगे और बाहर से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मुलाजमतें हासिल करने आएंगे। लेकिन जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, वो ये बता रहा है दावे अपनी जगह, लेकिन उन दावों के बरक्स चीज़ें हो रही हैं। ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का सरकारी डेटा है। इसके मुताबिक गुज़श्ता 6 साल में 30,49,000 जो पाकिस्तानी हैं उनमें आला तलीम याफ्ता माहिरीन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हुनरमंद, हाईली जो स्किलफुल पर्सनस हैं और लेबर, ये बैरून मुल्क गई है। और इनमें से बड़ी जो तादाद है वो गुज़श्ता 2.5 बरसों में PDM मुस्लिम लीग नून की और निगरान हुकूमत के दौर में गई है। और इनकी जो कुल तादाद है वो 19,10,000 से ज़्यादा है, जबकि तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर के अंदर ये तादाद 11,39,000 थी। गो के ये रेशो उस दौर में भी ज़्यादा होती, लेकिन कोविड के 2 साल है, इस वजह से वो रेशो थोड़ी सी कम रही। लेकिन ये जो हर महीने की बुनियाद के ऊपर और हर साल की बुनियाद के ऊपर ये तादाद जो वो बढ़ती जा रही है। जो दस्तावेज़ है फरजाना, इसके मुताबिक इन 6 बरसों में 17,30,500 जो 49 ऐसे माहिरीन थे जो आला तालीम याफ्ता हैं, कोई हुनरमंद भी उनमें शामिल हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल स्टाफ भी है और इंजीनियर्स भी हैं। 6 बरसों में जो 13,18,000 से ज़्यादा जो हैं वो लेबर के तौर पर पाकिस्तानी बाहर गए हैं। जबकि अगर हम देखें कैटेगरी वाइज के ऑक्यूपेशन के हिसाब से कौन से जो लोग बाहर गए हैं उनकी तादाद क्या है, उनमें 11,645 डॉक्टर्स हैं, 14,867 जो हैं वो ज़री माहिरीन हैं और 28,510 जो हैं वो इंजीनियर्स हैं। 2019 से 2021 में 4,500 जो है वो बाहर मुंतकिल हो रहा है। 7,818 जो हैं वो ज़री माहिरीन हैं, जबकि 2022 से अब तक 7,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स चले गए हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान 4 साल 5 साल लगाती है, उनको तालीम देती है, तमाम रिसोर्सेज जो हैं उनको फराहम किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में रोज़गार के मौके ज़्यादा ना होने की वजह से, बेरोज़गारी होने की वजह से और जो मुलाजमतों के हसूल है उनके मौके कम होने की वजह से ये जो ब्रेन है वो पाक का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्योंकि इससे एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि पाकिस्तान को रेमिटेंसेस मिलते हैं, ज़रा मुबादला बाहर से आता है, लेकिन ये आर्जी है। फ़हीम, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता साल के निस्बत इस साल बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में क्या इजाफा हुआ है? देखें, वही रेशो आ रही है। अगर सिर्फ पहले 4 महीने का जो डेटा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जारी किया है वो देखें तो 2.25 लाख का है। यानी कि 4 महीनों में 50,000 फ़ी पाकिस्तानी जो है वो
हर मंथ के हिसाब से बाहर जा रहा है, और जब 12 महीनों तक पहुंचेगा तो ये डेटा जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, और जो 8 साढ़े 8 लाख का फिगर आ रहा है वो बढ़ता जाएगा। PTI के जो 3-3.5 साल की हुकूमत थी उसका अगर हम डेटा देखें तो 11 लाख पाकिस्तानी बाहर गए थे, लेकिन बीच में एक कोविड का एक साल आया था और उसके बाद फिर कुछ दुनिया खुलना शुरू हुई, तो उस साल की रेशो कम रही, लेकिन बाद में वो रेशो बढ़ना शुरू हो गई, और यही रेशो अभी भी है। आप देख सकती हैं कि इतनी ज़्यादा ख़राब पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, और फिर पाकिस्तान की जो करेंसी भी डीवैल्यू हुई है, तो वो भी अब लोगों के लिए अट्रैक्टिव की एक बड़ी वजह, अट्रैक्शन की बड़ी वजह बन चुकी है कि बैरून मुल्क जाएंगे कि वहाँ की करेंसी जो है वो ज़्यादा वैल्यू रखती है बनिस्बत पाकिस्तान के, तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो वो पाकिस्तान को वापस भेजेंगे। लेकिन ये अगर आप देखें कि एक ब्रेन के एवज़ अगर हम वहाँ से ज़र मुबादला हासिल कर रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये घाटे का सौदा है, क्योंकि जो काम जो ब्रेन पाकिस्तान के अंदर रहकर काम वो कर सकते हैं वो बैरून मुल्क से ज़र मुबादला उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और ये फिर मुस्तकिल भी नहीं है, कुछ अरसे के लिए होता है। तो ये एक रेशो बढ़ती जा रही है, और लोगों के अंदर, और बिलखुसूस जो एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हैं, बिलखुसूस हुकूमती सतह के ऊपर उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती, या फिर जो मार्केट है वहाँ पर उनको सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। इवन कि फैसलाबाद की अगर इंडस्ट्री की बात करें, जो तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री थी वो बढ़ रही थी, लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वहाँ से ऑर्डर्स भी मिल रहे थे दुनिया भर से, लेकिन बाद में एक ऐसा कोरोना की सूरत हाल पैदा हुई, और फिर जिस तरीके से हुकूमत तब्दील हुई तो फिर वो मामला ख़राब हो गए, और उसके बाद से लेकर अब तक आप देखें कि जो इम्पैक्ट पड़ा है, ये बहुत बड़ा नंबर जो है वो सामने आया जो कि बाहर जा रहा है। इसी तरीके से अच्छा फ़हीम, अगर हम इस रेशो को देखें, इस आदादो शुमार को देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि आने दिनों में ये तादाद जो है हर साल इसमें इजाफा होगा का? यही नंबर शो हो रहा है। 2022 के बाद से देखें तो सिर्फ इन 2.5 बरसों में 19 लाख ऑलमोस्ट 2 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं ये बाहर चले गए हैं, और इनमें से बड़ी तादाद जो है वो फरजाना वही लोग हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, हुनरमंद हैं, हाईली हुनरमंद हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, और ये तमाम शोबों से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ये गए हैं, और ज़्यादा तादाद में सऊदी अरब, UAE, ओमान, इसके अलावा और जो दीगर ममालिक हैं वहाँ जा रहे हैं। यूरोप के अंदर भी पाकिस्तान के जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं या फिर जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक लोग हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं। तो एक खौफनाक किस्म की एक कहानी है। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने पैदा किया, पाकिस्तान ने बनाया, उनको तमाम सहूलियात फराहम की, लेकिन फ़हीम उनके पास क्या ऑप्शन रह जाती है जब हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स जो हैं उनकी हर साल जो है वो तादाद बढ़ती जा रही है, उन्हें मुलाजमतें नहीं मिल रही, फिर अगली ऑप्शन क्या रह जाती है? अगर उन्हें पाकिस्तान में भी मुलाजमत नहीं मिलनी, वो बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं होंगे, तो क्या करेंगे फिर वो? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि बाहर जाना बुरी बात नहीं है, वहाँ से ज़र मुबादला आएंगे, लेकिन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ब्रेन है। वो पाकिस्तान जिसने इनके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, हुकूमत को ये सोचना चाहिए, एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए, वजारत मनसूबाबंदी को और जो दीगर हमारे जो वजारतें हैं या फिर जो महकमे हैं उनको देखना चाहिए कि चलिए फ्रेश ग्रेजुएट्स तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स जा रहे हैं वो बड़ा खौफनाक है। और एक्सपर्ट्स का बाहर जाने का मतलब ये कि आप मुआशी तौर के ऊपर कमज़ोर हो रहे हैं, आप मईशत को कमज़ोर कर रहे हैं। तो इस बैलेंस को देखना चाहिए हुकूमती सतह के ऊपर भी कि आखिर क्या वजूहात है कि पढ़ा लिखा तबका, एक्सपर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ना सिर्फ बाहर कानूनी तरीके से जा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनकी वीज़ाज रिजेक्ट हो जाती हैं तो वो फिर गैर कानूनी तरीके से जाते हैं और जाने भी ज़ाया हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि अप्रैल 2023 में जो यूनान में कश्ती उलटने का जो वाक़या पेश आया उसमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और पाकिस्तान वैसे खुशकिस्मत मुल्कों में ममालिक में से है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़्यादातर आबादी जो है वो नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। तो नौजवानों के हवाले से पॉलिसीज़ मुरतब करनी चाहिए। हुकूमत को फिलफौर और सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इस इशू के ऊपर करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजूहात हैं कि इतने ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर रोज़गार के मौके होने चाहिए। ये तो लोग यहाँ पर रहें, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए फिर मौके पैदा क्यों नहीं कर रही है? उसकी शक्ल में हासिल हो सकती हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद हो। हुकूमत की तवज्जो इस हवाले से मैंने मुतअद्दिद जो वज़रा हैं उनसे रब्ता किया, वजारतों से रब्ता किया,
उन्होंने कहा इसके ऊपर एक गौर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा ये भी एक हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इतने ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पाकिस्तानियों को बाहर मिल रही हैं, लेकिन फोकस जो है वो अब हुकूमती हलकों का ये कहना है कि जो SIFC है, जो कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसके ज़रिए जो अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर पाकिस्तान में ये सिलसिला जो ज़्यादा तादाद में बाहर जाने वाला है ये रुक सकता है, ये थम सकता है। लेकिन SIFC के अलावा भी हुकूमती सतह के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ है, उनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नौजवानों को कर्ज़े दिए जाएं ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, क्योंकि मईशत बेहतर तभी हो सकती है, ये तो हर बंदा जानता है कि इंपोर्ट से ज़्यादा अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होंगी तभी पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। करेंसी भी जो डीवैल्यू हो रही है उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, डॉलर या फिर जो दीगर गैर मुल्की करेंसीज़ हैं उसकी वैल्यू कम होगी, और फिर ये जो लोग पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं ये फिर पाकिस्तान में रहकर मुल्क की खिदमत भी कर सकेंगे, और जो ब्रेन पाकिस्तान का है वो ड्रेन नहीं होगा बल्कि यहाँ यूटिलाइज होगा। अच्छा फ़हीम, आपने बड़ी होशरुबा किस्म की हमें डिटेल्स बताई हैं, उसको रेशो बताया कि इतनी रेशो में इतने जो तादाद है वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही है हमारे पढ़े लिखे और ख़ास तौर पर एक्सपर्ट्स की। तो क्या हमने इस हवाले से उन नौजवानों का, उन एक्सपर्ट्स का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, क्या वजह है बैरून मुल्क मुंतकिल होने की जबकि वो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं? देखिए, ऐसे मुतअद्दिद जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं जो कि बैरून मुल्क शिफ्ट हुए हैं, उनसे मैंने रब्ता किया तो उन्होंने, हर एक की अलग कहानी है, लेकिन कॉमन चीज़ उनमें से एक ये है कि हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो पजीराई नहीं की जाती। मार्केट बेस्ड जो सैलरीज़ हैं वो नहीं मिलती, इवन के जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वहाँ पर भी, और उनके जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता, और सबसे बढ़कर काम ज़्यादा होता है उसको पे कम किया जाता है। और कई लोगों ने तो ये भी बताया कि जो इंडस्ट्री है वो कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, रुझान कम हो रहा है, तो यही वजह है कि वो बैरून मुल्क शिफ्ट हुए हैं और वहाँ से उनको ऑफ़र्स ज़्यादा मिल रही हैं। और ये पहले कुछ लोग गए, फिर उनसे लिंक्स डिवेल्प होते गए और फिर वहाँ से उनको जो है वो पेशकशें आना शुरू हुई, और यूँ जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे इंजीनियर्स हो गए या फिर जो बाकी लोग हो गए, ज़री माहिरीन हो गए, वो फिर जाना शुरू हो गए। और इसी तरीके से जो हमारा मेडिकल, पैरा मेडिकल स्टाफ है, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी बड़ी तादाद में जो है वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। तो यूँ एक बहुत बड़ी और दर्दनाक किस्म की एक स्टोरी है। फ़हीम, देखा जाए तो हमारी आज की खबर के अंदर दो तरह का तबका है जो बाहर मुंतकिल हो रहा है। एक हमारा पढ़ा लिखा तबका, दूसरा हमारा वो अनपढ़ तबका जो कि मजदूरी के अंदर इन्वॉल्व है, जो मजदूरी करता है। इन दोनों तबकों के लिए हुकूमत की जानिब से या किसी सरकारी ओहदेदार से आपने उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में हमारी अवाम जो है, हमारे नौजवान जो हैं वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं? देखिए, 6 सालों का अगर डेटा देखें तो 30 लाख टोटल है, और उनमें से 17 लाख ऐसे हैं जो हुनरमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, आला तालीम याफ्ता हैं और माहिरीन हैं। तो जो लेबर है वो लेबर 13 लाख है, ये कम है बनिस्बत स्किल, हाईली स्किल और एजुकेटेड लोगों के। तो हुकूमत से हमने ये जानने की कोशिश की, जो ओवरसीज़ वजारत है उनके हुकाम से भी हमने यही बात की, और जो दीगर वजारतें हैं उनसे भी यही बात की, तो उनका यही कहना था कि ख़राब मुआशी हालात हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, वहाँ से ज़र मुबादला आएगा, लेकिन बात वही है फरजाना कि ज़र मुबादला किस कॉस्ट के ऊपर आ रहा है कि वो 17 लाख पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं और जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं वो जा रहे हैं, पाकिस्तान का एक बेहतरीन जहन वहाँ पर जा रहा है और उसके बदले ज़र मुबादला आ रहा है। लेबर की हद तक तो चले ठीक है बात, पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा हो रही है, नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल ज़्यादा लोग हैं, अनपढ़ हैं, वो लोग चले जाते हैं, चले उससे तो मामला ठीक है, लेकिन असल जो फोकस वाली चीज़ है, जो परेशान कुन चीज़ है, वो 17 लाख से ज़्यादा का नंबर है जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो वो बेहतरी तभी होगी जब आप मार्केट के अंदर बिल्कुल, जब हम अपने नौजवानों के लिए मौके पैदा करेंगे, उनकी मुआशी उनको सहूलियात देंगे और उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अहकाम वाला को जो है इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि हम इसके ऊपर किस तरह से काबू पा सकते हैं, क्योंकि हमारे हुनरमंद अफराद जो हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं, बजाय इसके कि हमारी लेबर है वो इस हवाले से ज़्यादा बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही है। नाज़रीन, ये फोरम आज भी खुला है, इस हवाले से कोई भी सरकारी ओहदेदार अपना मौक़िफ़ हमें देना चाहता है तो वो दे सकता है। अपने
आज के पैनल पर मौजूद तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, आज के शो के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हम आप तक हर उस खबर को आपके सामने लाते रहेंगे जिसको जानना आपका हक है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुंचा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान फरजाना सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।